नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे उदारवाद की। उदारवाद का एक वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पॉलिटिकल थ्योरीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम उदारवाद के बारे में जो हमने चर्चा की थी उसका थोड़ा सा हम ब्रीफली या फटाफट उसका थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने अब तक चर्चा की थी कि उदारवाद को हमने 3 हिस्सों में बांटा था: परंपरागत उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और समकालीन उदारवाद। परंपरागत उदारवाद के जो समर्थक थे, या हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद के जो जनक हैं वो कौन है? जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। उदारवाद के जनक जॉन लॉक। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, थॉमस पेन, लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले, ये इसके मूलतः मेनली इसके क्या है? समर्थक है। तो आप अभी जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर और जे.एस. मिल याद रखिए, ठीक है? तीनों को आप छोड़ दीजिए। हम आगे इसकी जब चर्चा करेंगे पॉलिटिकल थ्योरीज में, जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता, इनमें काफ़ी इनकी बार बार चर्चा होगी, तो उस समय हम इनको फिर से याद कर लेंगे। थोड़े थोड़े याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। तो अभी परंपरागत उदारवाद के जो समर्थक है वो जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर और जे.एस. मिल है, ठीक है? आप इसमें इसके कुछ अर्थशास्त्री भी थे जो इसके समर्थक थे। इसमें डेविड रिकार्डो थे, माल्थस था और स्मिथ था। कौन? स्मिथ, एडम स्मिथ। तो जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर और जे.एस. मिल। इसके बाद हमने बात की थी आधुनिक उदारवाद की। आधुनिक उदारवादी परंपरागत उदारवाद का लगभग विपरीत होता है। परंपरागत उदारवाद व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, जबकि आधुनिक उदारवाद राज्य पर बल देता है। यानी कि राज्य जो है, राज्य कैसा होता है? कल्याणकारी होता है। ये परंपरागत उदारवाद स्वतंत्रता पर बल देता है, जबकि आधुनिक उदारवाद लोगों को इक्वल करने पे ज़्यादा बल देता है, ठीक है? यानी कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने पर आधुनिक उदारवाद का क्या होता है? आधुनिक उदारवाद का विशेष उसकी ओर झुकाव होता है, ठीक है? तो आधुनिक उदारवादी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत में कल्याणकारी योजनाएं वगैरह जो चलती हैं वो आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत आती है। इसके जो समर्थक है ग्रीन, लॉस्की, टोनी हॉबाउस और मैकाइवर है, ठीक है? तो अभी आप याद रखिए ग्रीन और लॉस्की। ग्रीन और लॉस्की इसके क्या है? समर्थक है, ठीक है? इसी में जो आता है वो किन्स भी आता है। कौन? किन्स। किन्स भी इसी का समर्थक है और किन्स इसका अर्थशास्त्री है। यानी कि आधुनिक उदारवाद का जो एकमात्र अर्थशास्त्री जो समर्थक है वो कौन सा है? किन्स। किन्स की हम आगे चर्चा करेंगे जब रीगनवाद, थेचरवाद वगैरह आएगा, तो उसमें थोड़ी सी हम इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि जब अमेरिका में या पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में जब रिसेशन आया था तो इसका असर पूरे विश्व पे पड़ा था। तो उसके ये प्रत्येक देशों को, यानी कि ब्रिटेन, यानी कि यूके और यूएसए, दोनों को और पूरे वर्ल्ड को एक तरह से उस महामंदी से निकालने में जो अहम जो भूमिका थी वो किसकी थी? किन्स की थी। इसके बाद में हम बात करेंगे समकालीन उदारवाद की। यानी कि जो तीसरा पार्ट है उदारवाद का वो है समकालीन उदारवाद। उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है स्वेच्छातंत्रवादी, इसी को नव उदारवादी कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद समतावादी और समुदायवादी, ठीक है? तो हम 3 हिस्सों में बात करेंगे और आज हम पढ़ेंगे समकालीन उदारवाद को। तो आगे बढ़ते हैं हम। समकालीन उदारवाद, ठीक है? समकालीन उदारवाद का मतलब होता है कि इस समय जो वर्तमान में जो समय चल रहा है, यानी कि 1970 के बाद का दशक, या हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय, इस समय जो समकालीन उदारवाद है, यानी कि इस समय उदारवादी विचारक कौन कौन से हैं?
यानी कि जो समकालीन उदारवादी हैं वर्तमान में कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें दोनों तरह के ही आएंगे। कौन कौन से आएंगे? इसमें परंपरागत उदारवादी भी आएंगे। परंपरागत उदारवादी उनकी परंपरागत उदारवादी जो विचारधारा थी उसके नज़दीक भी कुछ विचारक आएंगे, और आधुनिक उदारवादी विचारधारा के करीब भी कुछ विचारक आएंगे। ठीक है, तो परंपरागत और आधुनिक उदारवादी विचारक आपके क्लियर है ही सही। अब हम आगे बात करते हैं। तो हम बात करेंगे स्वेच्छा तंत्रवाद। तो स्वेच्छा तंत्रवाद में क्या होगा? स्वेच्छा तंत्रवाद को ही हम क्या कहते हैं? नव उदारवाद कहते हैं। और इसी के लिए एक वर्ड है न्यू राइट्स। न्यू राइट्स यानी कि नव दक्षिणपंथी। क्या वर्ड है इसके लिए? नव दक्षिणपंथी। नव दक्षिणपंथी। ठीक है, नव दक्षिणपंथी मतलब सीधी सी बात है कि एक होता है वर्ड वामपंथी, एक होता है दक्षिणपंथी। ठीक है, अब वामपंथी जो है एक क्लासिकल विचारधारा है। ठीक है, यानी कि ये रूढ़िवादिता को और जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी को क्या देते हैं? ये बढ़ावा देते हैं। ठीक है, कौन से? वामपंथी। जबकि जो दक्षिणपंथी है वो क्या करते हैं? परिवर्तन पे बल देते हैं। ठीक है, परिवर्तन पे बल देते हैं। और इसी तरह से जो नव दक्षिणपंथी है, इसीलिए इसका नाम क्या? परिवर्तन और मतलब विचारधारा से अलग जो चली आ रही है, जो रूढ़िवादिता चली आ रही है उससे थोड़ा सा विपरीत होते हैं नव दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी अलग होते हैं और उसी से ये निकल के आया वर्ड क्या है? न्यू राइट्स, यानी कि नव दक्षिणपंथी। ठीक है, तो स्वेच्छा तंत्रवाद या स्वेच्छा तंत्रवाद, नव उदारवादी और न्यू राइट्स, ये जो करीब है, ये जो क्लोज है, ये किसके करीब है ज़्यादा? ये शास्त्रीय उदारवाद के करीब है। ठीक है, किसके करीब है? क्लासिकल उदारवाद के। ठीक है, क्लासिकल या शास्त्रीय उदारवाद के करीब है। शास्त्रीय उदारवाद हमने क्या पढ़ा था? उसमें व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया था उन्होंने, कि व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं। लेसेस फेयर यानी कि बाजार में हस्तक्षेप की नीति होती है, रात्रि प्रहरी राज्य होता है, और अबाध स्वतंत्रता पर क्या देते थे? नव उदारवादी परंपरागत उदारवादी बल देते थे। तो अब इसमें जो स्वेच्छा तंत्रवादी और नव उदारवादी या न्यू राइट्स है, इसमें इन्होंने जो बल दिया है वो किस पे बल दिया है उस पर हम बात करते हैं। ये जो बल देते हैं स्वेच्छा तंत्रवादी, ये एक तरह से परंपरागत उदारवाद से प्रेरित विचारधारा है, और ये सीमित सरकार पे बल देते हैं। किस पे? सीमित सरकार पे, यानी कि सीमित सरकार हो। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया है कि इसमें किसी तरह का सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए, कम से कम शासन हो जिससे लोगों की स्वतंत्रता बाधित नहीं हो। यानी कि स्वेच्छा तंत्रवादी सीधी सी बात है, वापस किस पे बल दे रहे हैं? ये अबाध स्वतंत्रता पर बल देते हैं, जिस तरह से परंपरागत उदारवादी थे। लेकिन परंपरागत उदारवादी 14वीं से और 16वीं 17वीं सदी तक की बात करते हैं, जबकि ये जो स्वेच्छा तंत्रवादी हैं ये 20वीं सदी की 20वीं-21वीं सदी की बात कर रहे हैं, स्वेच्छा तंत्रवाद। ठीक है, यानी कि समकालीन, यानी कि वर्तमान में, यानी कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में, कंटेम्प्रेरी समय में कौन कौन से विचारक हैं उन जो वापस उसी परंपरागत उदारवाद की बात करते हैं उन्हें हम समकालीन उदारवादी कहते हैं। ठीक है, तो ये अबाध स्वतंत्रता पर बल देते हैं। दूसरी बात, एलपीजी के समर्थक हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके समर्थक है। जो भारत में भी कब आया था? 1991 के बाद ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, जो
ये पूंजीवाद को क्या देता है, बढ़ावा देता है। ये विचारधारा जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये किसको समर्थन देता है, पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। लेसिस फेयर, ठीक है, लेसिस फेयर को ये वापस क्या, लेसिस फेयर को यानी कि बाजार में हस्तक्षेप की नीति पर ज़्यादा बल देता है। और रात्रि प्रहरी राज्य, ठीक है, रात्रि प्रहरी राज्य पर बल देता है। सीधी सी बात है कि परंपरागत उदारवाद की जैसे ही क्या है इसके गुण है, ठीक है। स्वेच्छातंत्रवादियों के द्वारा कुछ तर्क दिए जाते हैं। इन्होंने मतलब आधुनिक उदारवाद का खंडन क्यों किया, उसके संबंध में कुछ तर्क दिए जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो आधुनिक उदारवादी है वो क्या है कि एक तरह से स्लिपरी स्लोप है। क्या है, स्लिपरी स्लोप उसको कह सकते हैं, यानी कि फिसलन वाली चढ़ाई है। कहने का तात्पर्य ये है कि राज्य लोगों को इक्वल करने के लिए, क्या करने के लिए, इक्वल करने के लिए या बराबर करने के लिए इक्वल करने के लिए, बराबर करने के चक्कर में लोगों की क्या हो जाती है, जो लिबर्टी है यानी कि स्वतंत्रता है, वो क्या हो जाती है, कम होती है। वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो स्वतंत्रता है वो क्या हो जाती है, एक तरह से फिसल सी जाती है या कम हो जाती है। इसलिए जो आधुनिक उदारवादी राज्य हैं उनको स्लिपरी स्लोप कहा है। किसने, स्वेच्छातंत्रवादियों ने। और इसी से क्या होता है कि इनको लोगों को इक्वल करने के लिए राज्य का क्या बढ़ता है, खर्च बढ़ता है। और खर्च बढ़ने से क्या होता है कि राज्य विकास नहीं कर पाता, यानी कि उसका विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। और ऐसी स्थिति में राज्य ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए इससे राज्य की लोगों में दखल अंदाजी बढ़ती है, हस्तक्षेप बढ़ता है। और जिससे क्या होती है, जिससे रोड टू सर्फडम पैदा होता है। ये रोड टू सर्फडम पैदा होता है। क्या होता है, रोड टू सर्फडम, यानी कि एक तरह से क्या होता है कि दास्ता का रोड टू सर्फडम ये बुक है। किसकी बुक है, ये हेयक की बुक है। किसकी, हेयक की बुक है। हम आगे और चर्चा कर लेंगे। हेयक की एक बुक है जो 1944 में आई थी, 1944 में। तो रोड टू सर्फडम है यानी कि दास्ता का मार्ग। कल्याणकारी राज्य में दास्ता का मार्ग या एक तरह से स्वतंत्रता सीमित होती है, तो सीधी सी बात है कि जो लोग हैं वो राज्य के दास हो जाते हैं। इसलिए एक तरह से दास्ता को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार स्वतंत्रता को क्या होता है, नुकसान होता है। स्वतंत्रता क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। स्वतंत्रता को नुकसान होता है। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि स्लिपरी स्लॉप यानी कि फिसलन वाली चढ़ाई क्या होता है कि समानता की चढ़ाई में या समानता को बढ़ाने के चक्कर में स्वतंत्रता फिसल जाती है या स्वतंत्रता स्लॉप हो जाती है, फिसल जाती है। यानी कि एक तरह से ये स्लॉप है। और इस स्लॉप पे क्या होता है कि यहाँ पे स्वतंत्रता है और यहाँ पे समानता है। अब इन्होंने क्या किया, पहले स्वतंत्रता ऊपर थी किसमें, परंपरागत उदारवाद में। और आधुनिक उदारवादी राज्य जब आए तो उन्होंने क्या दिया, समानता पर बल दिया। ठीक है, समानता पर बल दिया। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि समानता पर जैसे ही बल दिया तो इधर का वजन ज़्यादा बढ़ गया, राज्य का हस्तक्षेप ज़्यादा हो गया, तो स्वतंत्रता धीरे धीरे नीचे की तरफ लुढ़कने लग गई है, यानी कि वो फिसल गई है। ठीक है, दूसरी बात, अबाध स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। एलपीजी के समर्थक है। रीगनवाद और थेचरवाद की हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, रीगनवाद और थेचरवाद कौन लेकर आया था, ये कौन इसके जो विचारक थे, वो हेयक थे। हेयक के कहने पर या हेयक के समर्थन से ही क्या आए थे, रीगनवाद और थेचरवाद आया था। रीगनवाद कहाँ पे आया था, यूएसए में आया था।
और थेचरवाद कहाँ पे आया था? यूके में आया था। ठीक है, क्लियर। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? समर्थकों की। ठीक है, तो इसके समर्थक कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। समर्थकों में जो विचारक हैं, एक मिनट, तो हम बात कर रहे थे स्वेच्छा तंत्रवाद की। तंत्रवाद यानी कि नव उदारवाद। इसके जो समर्थक है, इसमें पहला जो समर्थक है वो कौन सा है? F.A. हेयक। F.A. हेयक जब आया तो इसने रीगनवाद और थेचरवाद को बढ़ावा दिया, यानी कि संसार में एलपीजी जो लाई वो एलपीजी जो आई वो हेयक की विचारधारा के अनुसार ही आई, यानी कि हेयक की एलपीजी का प्रणेता है एक तरह से। इसलिए इसको नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक कहा जाता है। नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक। ठीक है, नव उदारवाद का नव उदार पूंजीवाद का क्या कहा जाता है? इसको बौद्धिक जनक कहा जाता है। ठीक है, अब सब एलपीजी और रीगनवाद और थेचरवाद क्यों आया? कि जब राज्य यानी कि यूके और यूएसए जब परंपरागत उदारवाद से, किससे? परंपरागत उदारवाद से आधुनिक उदारवाद की तरफ शिफ्ट हुए, तो राज्य का क्या हुआ? आधुनिक उदारवाद में राज्य का खर्च बढ़ गया। ठीक है, पहली बात, लोगों की स्वतंत्रता बाधित हुई, स्वतंत्रता लगभग कम हुई समानता को बढ़ाने के चक्कर में। दूसरी बात यह है कि जो नौकरशाही है वो हावी हो गई। ठीक है, नौकरशाही हावी हो गई, तो इससे क्या हुआ कि जो पब्लिक है जनता है वो नौकरशाही से परेशान हो गई, और इसी चीज़ से परेशान होकर जो जो थेचर है, यानी कि उस समय यूके की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, कौन? थेचर। तो थेचर ने कहा कि रीगन से पूछा है कि हम ऐसा क्या करें कि नौकरशाही का जो हावीपन है, जो नौकरशाही एक तरह से जो तानाशाही हो रही है, उसे क्या किया जाए। तो हेयक ने कहा कि आप सभी चीज़ों का क्या कर दीजिए, या राज्य को वापस क्या बना दीजिए, आप रात्रि पहरी राज्य बना दीजिए, या एक तरह से रात्रि पहरी राज्य की ओर आप वापस राज्य को घुमा दीजिए। तो उसी समय से ही तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे किया जाए, तो उन्होंने एक थ्योरी दी एलपीजी, कि आप एलपीजी के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। एलपीजी यानी कि आप नीतियों में उदारता दीजिए, राज्य का हस्तक्षेप कम से कम कीजिए। पी से प्राइवेटलाइजेशन, यानी कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं या सरकारी उपक्रम हैं उन सबको क्या कर दीजिए आप, ठेके पर दे दीजिए या उनको विनिवेश कर लीजिए। जी से मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो व्यापार है या आपके देश के जो व्यापारी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दीजिए, या एक तरह से राष्ट्र की सभी वस्तुओं को पूरे विश्व तक प्रसारित कर दीजिए।
तो इससे क्या हुआ कि जब हेग ने समर्थन दिया तो अमेरिका और यूके दोनों में ही रिगनवाद और थेचरवाद आ गया। किसको मिटाने के लिए? ये नौकरशाही की तानाशाही को और इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, लोगों की आबाद स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए रिगनवाद और थेचरवाद आया। ठीक है, तो इसके जो पहले समर्थक है वो एफ ए हेयक है। और एफ ए हेयक की बात करते हैं तो एफ ए हेयक की जो बुक है, हेयक की जो बुक है, उसमें पहली बुक में हेयक, इसका पहला समर्थक है हेयक। दूसरे समर्थक की हम बात करते हैं तो रॉबर्ट नॉजिक है। ठीक है, तीसरा इसका जो समर्थक है वो है बर्लिन, आइजिया बर्लिन। हेयक, नॉजिक, आइजिया बर्लिन। इसके बाद फ्रीडमैन, डेविड फ्रीडमैन। और इसके बाद मूरे रॉथबार्ड, मूरे रॉथबार्ड, ये इसके मूल समर्थक है। ठीक है, यानी कि हेयक, नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक, बर्लिन और फ्रीडमैन और मूरे रॉथबार्ड। हम इनकी एक एक करके इनकी बुक्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बुक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हेयक की जो बुकें हैं, यानी कि एफ ए हेयक, हेयक की हम पहले एक पुस्तक की चर्चा कर चुके हैं। कौन सी? रोड टू सर्वडम। जब हमने किसकी बात की थी? फिसलन वाली चढ़ाई की बात की थी, यानी कि स्लिपरी स्लॉप की बात की थी। उस समय हमने अभी बात की थी रोड टू सर्फडम। ये बुक आई थी 1944 में। ठीक है, रोड टू सर्फडम इसकी पहली बुक है। इसका अगर हिंदी अर्थ बात करते हैं तो इसका क्या होता है? दास्ता का मार्ग। रोड, सर्फडम मानी दास्ता, दास्ता का मार्ग इसका हिंदी अर्थ है, लेकिन आप अंग्रेजी में ही याद रखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, रोड टू सर्फडम। और इसी चीज़ में, इसी बुक में स्लॉपरी स्लॉप का सिद्धांत या स्लॉपरी स्लॉप की बात कही थी। किसने? हेयक ने, एफ ए हेयक में। दूसरी बुक की बात करते हैं हम तो इसकी लॉ लेजिस्लेशन। दूसरी कौन सी बुक है? लॉ लेजिस्लेशन सॉरी, लॉ लेजिस्लेशन लेजिस एंड लॉज, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। ठीक है, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये इसकी दूसरी बुक है। तो आप रोड टू सर्वडम एंड लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये इसकी 3 पुस्तकें हैं, तो आप इनको याद रखिए। ठीक है, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये एफ ए हेयक की बुक्स है। ठीक है, यानी कि ये 1944 में है, 1944 में, एंड लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। एफ ए हेयक क्या है? नव पूंजीवाद के बौद्धिक जनक हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो है वो है रॉबर्ट नॉजिक। और रॉबर्ट नॉजिक की एक बुक है, कौन सी है? एनार्की, कौन सी? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये 1974 में आई थी। कब हुई थी? 1974 में रॉबर्ट नॉजिक की बुक आई थी, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, इसमें ये किसके विरोध में आई थी या किसकी आलोचना के लिए आई थी? 1971 में एक बुक आई थी, किसकी?
जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, कौन सी बुक आई थी जॉन रॉल्स की? जॉन रॉल्स, कौन सी आई थी? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। ये 1971 में बुक आई थी और इसी की आलोचना में किसने? रॉबर्ट नॉजिक ने ये बुक लिखी थी, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है। अ, ये जॉन रॉल्स है, ये उदार समतावादी है। उदार समतावादी, इसके बाद वाला जो हम समकालीन उदारवादियों में जो पहला पढ़ा हमने स्वेच्छातंत्रवादी, दूसरा उदार समतावादी पढ़ेंगे हम। ठीक है, यानी कि जिनको समतावादी भी कहा जाता है। आगे अभी पढ़ेंगे हम ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इस थ्योरी ऑफ जस्टिस के विरोध में ही ये क्या किए इन्होंने? एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया बुक लिखी और इसी में न्याय का अधिकारिता सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत रॉबर्ट नॉजिक ने? न्याय का अधिकारिता सिद्धांत दिया। अधिकारिता, न्याय का अधिकारिता सिद्धांत भी रॉबर्ट नॉजिक ने दिया। तो ये याद रखना, हम जब न्याय पढ़ेंगे उसमें इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो स्वेच्छातंत्रवादियों में तीसरा जो विचारक है वो आइजिया बर्लिन है और इनकी दो बुकें हैं, टू कंसेप्ट ऑन लिबर्टी 1958 में आई एंड फोर ऐसे ऑन लिबर्टी 1969 में आई। ये अक्सर कालक्रम के हिसाब से जमाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सुमेलित करने के लिए मतलब आपको एक तरफ ए स्तंभ में आपको 4 बुकें दे दी जाएगी, बी स्तंभ में 4 विचारक दे दिए जाएंगे, तो सुमेलित करने के लिए बोल दिए जाएंगे। तो टू कंसेप्ट ऑन लिबर्टी, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी किसकी है? आइजिया बर्लिन की। एंड फोर ऐसे ऑन लिबर्टी किसकी है? किसकी? आइजिया बर्लिन की है। 1958 में टू कंसेप्ट ऑन लिबर्टी आई और फोर ऐसे ऑन लिबर्टी 1969 में बुक आई। ठीक है, इसके बाद में अगले विचारक की हम बात करते हैं। तो अगला विचारक है मिल्टन फ्रीडमैन। कौन? मिल्टन फ्रीडमैन। सॉरी, मैंने डेविड फ्रीडमैन बोल दिया था। डेविड फ्रीडमैन नहीं होता है, नहीं है, मिल्टन फ्रीडमैन है। ठीक है, याद रखना, मिल्टन फ्रीडमैन। इनकी जो बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये 1962 में बुक आई थी। ठीक है, इसके बाद मूरे रोथबार्ड। इन्होंने मूरे रोथबार्ड ने क्या कहा कि जो आधुनिक उदारवाद में सरकार हावी हो जाती है और किस तरह से जो कल्याणकारी के नाम पर मतलब एक समूह का क्या हो जाता है, राज्य पर वर्चस्व हो जाता है या राज्य के लोगों पर वर्चस्व हो जाता है। तो आधुनिक उदारवादी राज्य को इन्होंने मूरे रोथबार्ड ने इन्होंने नौकरशाहों का जो उसमें जो नौकरशाही हावी हो जाती है आधुनिक उदारवाद में, उस नौकरशाही को इन्होंने क्या कहा है? चोरों का गिरोह कहा है। क्या कहा है? चोरों का गिरोह या चोरों का एक तरह से क्या समूह कहा है। यानी कि मूरे रोथबार्ड ने जो आधुनिक उदारवादी की जो नौकरशाही है उसको क्या कहा, यानी नौकरशाही को इन्होंने चोरों का गिरोह कहा है। ठीक बात भी है कि किस तरह से नौकरशाही पब्लिक का शोषण करती है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, या एक तरह से अपने आप को एक किंग की तरह बिहेव करते हैं। ये हम देखते भी हैं। हमारे पास में जो भी नौकरशाही है ये अपने आप को मतलब बिल्कुल जनता से अलग समझते हैं कि हम बिल्कुल एक अलग ही टाइप के लोग हैं। तो नौकरशाही को इन्होंने चोरों का गिरोह कहा, मूरे रोथबार्ड ने। और जो केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक को इन्होंने क्या कहा है? केंद्रीय बैंक को इन्होंने विधायी कपट कहा है। क्या कहा है? विधायी कपट। विधायी कपट की संख्या दी है
किसने दिए? मूरे रोथबार्ड ने। यानी इसके लिए एक इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, ये लेजिस्लेशन फ्रॉड, लेजिस्लेटिव फ्रॉड। लेजिस्लेटिव फ्रॉड। लेजिस्लेटिव फ्रॉड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने जो कहा है कि जो, और इन्होंने मूरे रोथबार्ड ने इसीलिए नौकरशाह को चोरों का गिरोह कहा है, केंद्रीय बैंक को विधायी कपट कहा है, इसीलिए ये कल्याणकारी राज्य के क्या है? विरोधी है। क्या है? जो कल्याणकारी राज्य यानी कि आधुनिक उदारवाद है, उसके ये उसको सिरे से खारिज कर दिया या उसका विरोध, उनके विरोधी है, ठीक है। इसके बाद में इसके जो आलोचक है, किसके? स्वेच्छा तंत्रवाद के। स्वेच्छा तंत्रवाद के जो आलोचक है वो कौन कौन से हैं? इमानुअल वॉलरस्टीन है एक तो, इमानुअल वॉलरस्टीन। और उदार समतावादी है, उदार समतावादी जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, सेबी मैकपर्सन, इस तरह के जो लोग हैं ये क्या करते हैं? स्वेच्छा तंत्रवाद की आलोचना करते हैं कि स्वेच्छा तंत्रवाद के लिए कहते हैं कि आप बांसुरी तो पकड़ा देते हो, यानी कि लोगों को बांसुरी तो दे रहे हो, ठीक है, लेकिन उस बांसुरी को आप बजाना नहीं सिखा रहे हो। तो ये किसके आलोचक हैं? स्वेच्छा तंत्रवाद के हैं, ठीक है, स्वेच्छा तंत्रवाद के हैं। और इमानुअल वॉलरस्टीन, नॉम चॉम्स्की और जोसेफ गिटग्लिट्स, जोसेफ गिटिग्लिट्स या गिटिग्लिट्स ऐसे बोल सकते हैं, जोसेफ गिटिग्लिट्स, इमैनुअल वॉलस्टीन, नोम चॉम्स्की और उदार समतावादी इसके आलोचक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे समतावादियों की, ठीक है। समतावादियों की बात करते हैं तो समतावादी के लिए जो अंग्रेजी वर्ड है वो है, क्या है? इगेलिटेरियनिज्म। और इसी समतावादियों को ही हम क्या कहते हैं? समतावादियों को ही हम उदार समतावादी कहते हैं, ठीक है। समतावाद का ही दूसरा क्या नाम है? उदार समतावाद, उदार समतावाद। दूसरा नाम क्या है? उदार समतावाद। तो जो समतावादी है ये कल्याणकारी राज्य पर बल देते हैं, समानता और कल्याणकारी राज्य पर बल देते हैं। यानी स्वेच्छा तंत्रवाद थे वो परंपरागत उदारवाद के करीब थे, और ये वापस किस पे आ गए हैं? कल्याणकारी उदारवाद पर आ गए हैं। किस पे आ गए हैं? कल्याणकारी राज्य पर बल देते हैं। परंपरागत उदारवाद के निकट है। किसके निकट है ये? सॉरी, ये परंपरागत उदारवाद के निकट नहीं है, ये किसके निकट है? ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये आधुनिक उदारवाद के निकट है। कौन? समकालीन आधुनिक उदारवाद के निकट है, क्योंकि स्वेच्छा तंत्रवादी परंपरागत उदारवाद के निकट थे, और ये किसके निकट है? आधुनिक उदारवाद के निकट है। और ये समानता और कल्याणकारी राज्य पर बल देते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक उदारवाद की जिस तरह से हमने विशेषताएं पढ़ी थी, वही विशेषताएं किसकी है? समतावादियों की है, लेकिन ये समकालीन है। यानी कि वर्तमान में जो आधुनिक उदारवादी विचारक उनको हम क्या कहते हैं? उदार समतावादी या समतावादी विचारक कहते हैं, ठीक है। ये सकारात्मक उदारवाद के समकालीन है। अब देखिए, हम परंपरागत उदारवाद को हम नकारात्मक उदारवाद कहते हैं, या नकारात्मक स्वतंत्रता पर वो बल देते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आधुनिक उदारवाद को हम क्या कहते हैं? सकारात्मक उदारवाद कहते हैं, यानी कि उसमें सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब आधुनिक उदारवाद में सकारात्मक स्वतंत्रता बल दिया जाता है, क्योंकि जो राज्य हैं व्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता पर थोड़ा सा तार्किक या युक्तियुक्त या तर्क संगत क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है, जिससे
किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या नहीं हो, बाधा उत्पन्न नहीं हो। अब इसके बाद करते हैं इसके विचारक यानी कि समर्थक कौन कौन है। पहला है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की हम एक बुक की बात कर चुके हैं, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में आई थी। ठीक है, इसकी आलोचना किसने की थी? रॉबर्ट नॉजिक ने की थी। कौन सी? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, उस जो 1974 में बुक आई थी, उसने इसकी आलोचना की थी। और इसी आलोचना के थ्योरी ऑफ जस्टिस की जो आलोचना हुई थी किसमें? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में। और इसी का जवाब दिया है किसमें? इन्होंने एक फिर से बुक लिखी थी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। कौन सी बुक लिखी थी? पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म यानी कि राजनीतिक उदारवाद। पॉलिटिकल लिबरलिज्म बुक लिखी थी इन्होंने 1993 में। याद रखना, इम्पोर्टेंट बुक है ये। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोगों को एनार्की एंड स्टेट एंड यूटोपिया जैसी पुस्तकों में जिन्होंने किस बुक को, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जैसी बुक को क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था। उसके जवाब में जॉन रॉल्स ने कौन सी बुक लिखी थी? तो वो पॉलिटिकल लिबरलिज्म बुक लिखी थी। 1993 में इनकी बुक आई थी। और इसके अलावा इन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस 2001 में बुक लिखी थी। जस्टिस एज फेयरनेस यानी कि न्याय की पारदर्शिता। जस्टिस एज फेयरनेस 2001 में इन्होंने बुक लिखी थी। लेकिन आप अभी थ्योरी ऑफ जस्टिस याद कर लीजिए और पॉलिटिकल लिबरलिज्म याद कर लीजिए। इसके बाद में आए कौन? अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन ये भारतीय है और ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ठीक है, अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री माने जाते हैं, जो अर्थशास्त्री हैं। इनकी जो बुक है डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। कौन सी बुक है? डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। एक मिनट, हम वाइट पेज ले लेते हैं। हम बात कर रहे हैं अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन, इससे पहले हम जॉन रॉल्स की बात कर चुके थे। जॉन रॉल्स की दो बुकें हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस और दूसरी इसके जवाब में आई थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और जस्टिस एज फेयर 2001 में बुक आई थी। अमर्त्य सेन की जो पहली बुक आई थी अमर्त्य सेन की, वो आई थी डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये अमर्त्य सेन भारतीय मूल के हैं, भारतीय हैं और इनकी बुक थी डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999। कब आई थी? 1999। ठीक है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम ये कहते थे कि आप पब्लिक को कल्याणकारी राज्य के लिए क्या कहते थे? कल्याणकारी राज्य क्या करता था? लोगों को वस्तुएं बांटता था, यानी कि उनकी मूलभूत आवश्यकता की चीजें देता था। ठीक है, यानी कि ये कहता था कि आप लोगों को बांसुरी दे रहे हैं। ठीक है, बांसुरी, तो आप उसमें क्या कीजिए? लोगों में समता विकसित कीजिए। बांसुरी को बजाना तो सिखाइए। आप बांसुरी बजाने पे बल देते थे। ये किस पे? आप कोई वस्तु दे रहे हो तो उस वस्तु से लोगों में, वस्तु देने के बजाय लोगों में क्या कीजिए? आप समता विकसित कीजिए, लोगों में सामर्थ्य विकसित कीजिए, ताकि वो लोग राज्य पर डिपेंडेंट न रहे, खुद अपना कुछ ना कुछ नवाचार करते रहें। तो इस पे बल देते हैं कौन? अमर्त्य सेन।
डेवलपमेंट एज फ्रीडम, और इन्होंने एक बुक लिखी थी 1999 में, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में इन्होंने बुक लिखी थी द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस, और ये बुक आई थी 2000, कब आई थी? 2009 में। ठीक है, आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में बुक आई थी। और इसकी चर्चा हम कब करेंगे? जब हम न्याय पढ़ेंगे, तो उस समय द आइडिया ऑफ जस्टिस, उसमें हम बात करेंगे। तो अभी आप फिलहाल ये बुक याद रख लीजिए, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तीसरी बुक की हम और चर्चा कर लेते हैं, द आर्गुमेंटिव इंडिया, द argumentative, the argumentative इंडिया, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया। ये इसकी 3 बुकें हैं, लेकिन फिलहाल आप डेवलपमेंट एज फ्रीडम याद रखिए। 1999 में बुक आई थी। द इंडिया ऑफ जस्टिस 2009 में आई थी। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया, ये इनकी अमर्त्य सेन की तीसरी बुक है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं जो उदार समतावादी अगले विचारक है, वो सीबी मैकफर्सन। ठीक है, तो सीबी मैकफर्सन, सीबी मैकफर्सन सीबी मैकफर्सन सीबी मैकफर्सन की जो बुक है वह है पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, पॉसेसिव पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म। पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, ये इनकी बुक है। इसका पूरा नाम देखते हैं, तो पूरा नाम में क्या आएगा आगे? हॉब्स टू लॉक, हॉब्स टू लॉक। ठीक है, ये 1961 में आई थी। किसकी? सीबी मैकफर्सन की। पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, पॉसेसिव माने कि आधिकारिक, इंडिविजुअल व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकारों की बात की गई है इसमें। और हॉब से लोक तक, यानी कि जो ये परंपरागत उदारवादी थे या समझौतावादी थे, समझौतावादी विचारक जो थे, वो हॉब्स टू लॉक, हॉब से लेकर लोक तक, उनकी बात की गई है इसमें, पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म। इसके बाद में जो बुक आई है, इसकी दूसरी बुक है इनकी, जो सीबी मैकफर्सन है, डेमोक्रेटिक थ्योरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी, लोकतांत्रिक सिद्धांत, ऐसे इन रिट्राइवल, पूरा नाम है इसका ऐसे इन रिट्राइवल, रिट्राइवल, और ये बुक आई थी 1973 में। ठीक है, डेमोक्रेटिक थ्योरी, ऐसे इन रिट्राइवल। तीसरी इनकी जो बुक थी, द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी।
ठीक है, 1965 में ये बुक आई थी। ठीक है, तो सीबी मैकफर्सन की पहली जो बुक है जो इम्पोर्टेंट है, पसेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक, 1961 में आई थी। इसके बाद आई थी द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी 1965 में, और इसके बाद डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे इन रिट्राइवल 1973 में। ये इनकी मुख्य पुस्तकें थी। ठीक है, और यही इसके जो मूल मूल विचारक थे जो हमने समतावादियों में किए थे, जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, सीबी मैकफर्सन। ठीक है, और इसके अलावा जो थे वो कौन कौन थे, इसके जो विचारक उनकी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। ये तीन आप याद रखिए फिलहाल तो, समतावादियों में जॉन रॉल्स, सीबी मैकफर्सन, अमर्त्य सेन, और इसके अलावा है डवोरकिन, डवोरकिन। ठीक है, इसके अलावा कौन है, डवोरकिन है, और डवोरकिन के अलावा एमी गटमन, नाम आपको अजीब लगेंगे लेकिन धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो ये आपको बिल्कुल फेमिलियर से लगने लगेंगे। एमी गटमन, डवोरकिन, एमी गटमन, और इसके अलावा ब्रूस एक्रामन, ब्रूस एक्रामन, अर्नेसन, रोमर, और इसके अलावा एरिक रेकोस्की, एरिक रेकोस्की, ये सभी इसके अन्य विचारक हैं, अन्य समर्थक हैं। तो हमने पढ़े थे इसमें जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, सीबी मैकफर्सन, डवोरकिन, एमी गटमन, ब्रूस एक्रामन, अर्नेसन, रोमर और एरिक रेकोस्की। ठीक है, अब हम इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अगले सिद्धांत की हम बात करते हैं। इसी में जो तीसरा पार्ट था किसका, समकालीन उदारवाद का। कौन सा था, समुदायवादी। कौन थे, समुदायवादी। तो समुदायवादी की बात करते हैं हम। समुदायवादी यानी कि इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, इसको कम्युनिटेरियन निहिलिज्म, कम्युटेरियनिज्म। ठीक है, समुदायवादी की हम बाद में हम बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा आप देख समुदायवादी की, चलो ठीक है, आज ही हम बात चर्चा कर लेते हैं, फिर हम कल से हम समाजवाद की बात करेंगे। तो समुदायवाद की अमिताई, इसके जो क्या है, समुदायवाद के हम पिता जिसको कह सकते हैं वो कौन है, अमिताई एटिजियोनी, अमिताई एटिजियोनी, याद रखिएगा, अमिताई एटिजियोनी, ये समुदायवाद के क्या है, पिता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या दिया है कि जिस तरह से परंपरागत उदारवाद किस पे बल देता था, व्यक्तिवाद पे बल देता था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, व्यक्तिवाद पर बल न देकर समुदाय पर बल दिया है। ठीक है, समुदाय यानी कि समुदाय के कल्याण पर बल दिया है इन्होंने, समुदाय सहयोग पर बल दिया है समुदायवादियों ने, समुदाय सहयोग पर बल दिया है, मित्रता, भ्रातृत्व, ठीक है ना, मित्रता, बंधुता, और नागरिक समाज पर बल दिया है। किस पे बल दिया है, सिविल सोसाइटी पर, नागरिक समाज, यानी कि व्यक्ति का हित न कर एक समूह के हित पर इन्होंने, समुदायवादियों ने क्या दिया है, बल दिया है। ये अरस्तु से प्रेरित है। समुदायवाद किससे प्रेरित है, अरस्तु से प्रेरित है। ठीक है, तो व्यक्ति के विकास
पर बल न देकर समुदाय के विकास पर बल दिया गया है। यानी कि एक अगर पूरा समुदाय विकसित होगा तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। क्योंकि ये अरस्तु से प्रेरित है, या क्योंकि अरस्तु क्या कहता था, अरस्तु ये कहता था कि व्यक्ति सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है। व्यक्ति अरस्तु व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक प्राणी मानता है, सामाजिक और राजनीतिक प्राणी मानता है। इसलिए व्यक्ति का समूल विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, समुदाय पर बल देना चाहिए, समुदाय विकास करना चाहिए, क्योंकि तभी व्यक्ति का सामाजिक और राजनीतिक विकास संभव है। ठीक है ना। इसलिए समुदायवादी किस पे बल देते हैं, समुदाय के विकास पर बल देते हैं। ठीक है। मित्रता और बंधुता आदि को ये बढ़ाने पे बल देते हैं। इसके जो पिता है वो कौन है, अमिताय एटिजियोनी है। अब समकालीन उदारवादियों की हम बात करते हैं। इसके जो मुख्य विचारक हैं, समर्थक हैं, उनकी बात करते हैं हम। तो समुदायवादियों के जो विचारक हैं उसमें पहला है माइकल वोल्जर। कौन है, माइकल वोल्जर। एक मिनट, माइकल वोल्जर इनकी एक बुक है स्पेयर ऑफ जस्टिस। ठीक है, स्पेयर ऑफ जस्टिस माइकल वोल्जर की। अभी आप इतना ही याद रख लीजिए, माइकल वोल्जर। इसके अलावा मैकेंटायर, मैकेंटायर। इससे पहले मैकेंटायर, और जो मैकेंटायर ये क्या है, समुदायवादी है मैकेंटायर। और हमने आधुनिक उदारवाद में जो पढ़ा था वो पढ़ा था मैकाइवर। ध्यान रखना, ये अलग है, आधुनिक उदारवादी है मैकाइवर, और मैकेंटायर है वो समुदायवादी है, समुदायवादी है। मैकेंटायर, माइकल वोल्जर। तीसरे माइकल सैंडल। ठीक है। इसके अलावा विचारक है रॉबर्ट पुटनम, रॉबर्ट पुटनम। इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम रॉबर्ट पुटनम का, रॉबर्ट पुटनम। इसके अलावा विल किमले का, इसके अलावा बेंजामिन बार्बर, बेंजामिन बार्बर, ब्रायन बेरी, ये क्या है, समुदायवादी है। सभी क्या है, माइकल वोल्जर, मैकेंटायर, माइकल सैंडल, रॉबर्ट पुटनम, विल किमले का, बेंजामिन बार्बर, ब्रायन बेरी, ये सभी क्या है, समुदायवादी है। और समुदायवादियों का पिता कौन है, अमिताय एटिजियोनी। ठीक है। तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं, ये क्या है, इसके जो मुख्य विचारक रॉबर्ट पुटनम। रॉबर्ट पुटनम का जो कौन सा है, इसने बल दिया है सोशल कैपिटलिज्म। इसकी एक थ्योरी है पुटनम की, सोशल कैपिटल। कौन सी, सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजीवाद, सामाजिक पूंजी, यानी कि सोशल कैपिटल पर का विचार अत्यंत प्रसिद्ध है। और इनकी जो बुक है, बुक कौन सी है, इसकी है बाउलिंग एलॉन। बाउलिंग एलॉन इनकी बुक है।
किसकी? रॉबर्ट पुटनम। ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा रॉबर्ट पुटनम को। सोशल कैपिटल इनकी थ्योरी है, सोशल कैपिटल यानी कि सामाजिक पूंजी। और बॉवेल एलोन इनकी क्या है? बुक है। ठीक है। माइकल वोल्जर की जो बुक है वो है स्पेयर ऑफ जस्टिस, अभी मैंने बात की थी, स्पेयर ऑफ जस्टिस, स्पेयर ऑफ जस्टिस। ठीक है, स्पेयर ऑफ जस्टिस यानी न्याय के क्षेत्र। इसके बाद माइकल सेंडल की हम बात करते हैं, तो माइकल सेंडल की बुक है कौन सी? लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। तो ये इसके मेनली समुदायवादी हैं, समुदायवाद के समर्थक हैं माइकल वोल्जर। इसकी बुक है स्पेयर ऑफ जस्टिस। रॉबर्ट पुटनम को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल कैपिटल यानी कि सामाजिक पूंजी, हमें सामाजिक पूंजी पे ज़्यादा बल देना चाहिए। ठीक है, यानी कि सोशल रिश्ते ज़्यादा बनाने चाहिए, उससे ही ये क्या कहता है? सामाजिक पूंजी बोलता है। नहीं, सामाजिक पूंजी। और इसकी जो बुक है वो है बॉवलिंग एलॉन, उसी में सामाजिक पूंजी का जिक्र किया है। इसके बाद माइकल सैंडल, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, विल्किम लिखा, और बाकी ये सभी इसके समर्थक है समुदायवाद के। तो दोस्तों, आज हमारा उदारवाद का जो टॉपिक है, उदारवाद की संबंधित जो थ्योरी है वो समाप्त होती है। हम कल बात करेंगे समाजवाद की। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।